अपने YouTube चैनल मीमांस एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 9th की हिंदी मीडियम से, जो कि एक जलवायु से रिलेटेड है, और लेसन जो 4 है जलवायु, उससे आज उसका एक वीडियो मिलेगा आपको। और इसमें जितनी भी चीज़ें रहेंगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, बस थोड़ा सा डीपली होगा और आपको थोड़ा बोरिंग सा भी लग सकता है, क्योंकि ये एक डीपली रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने कुछ समय दिया तो जरूर इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि जैसे 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी अगर हम बात करें तो जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी लंबे समय की, जैसे कि 30 वर्ष से अधिक की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी जलवायु का मतलब क्या है कि जो बहुत कई एक वर्षों की एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी का परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि जब उसके बारे में हम जानते होंगे तभी उसके बारे में परिभाषा दे सकते हैं। अर्थात जब हम किसी एक निश्चित स्थान की बहुत सालों से देखें कि इसमें क्रमबद्ध एक चेंजिंग मिलती है, और इस चेंजिंग साइकिल के अनुसार ही अब ये अवस्था आने वाली, अब ये आएगी, तो उसी के अनुसार ही हम उसे जलवायु मानते हैं। जैसे इसमें कुछ विविधताओं को में अंतर भी मिलता है, तो अवस्थाओं तथा विविधताओं में जो अंतर मिलता है, जो पूरे एक साल के अंतर्गत चेंजेस मिलती है, लेकिन ये कितने एक्सपीरियंस के बाद, लगभग 30 वर्षों से भी अधिक की सभी वर्षों को देखते हुए जब एक समय निश्चित हो जाता है, उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। अगर उनका मिश्रण करके देखें, अवस्थाओं और विविधताओं की कुल योग को हम जलवायु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या करता है? एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे मौसम तथा जलवायु के तत्व, यानी मौसम तथा जलवायु के जो तत्व हैं वो कौन कौन से, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा एक ही होते हैं। आपने अगर से ध्यान दिया होगा कि मौसम का अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। मौसम क्या होता है, बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। आपने देखा हो, कभी धूप होती है, कभी बादल हो जाते हैं, तो इस प्रकार में हमें अधिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था में लगभग एक ही समान बनाए रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार, शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र एवं शुष्क हो सकते हैं। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। इस प्रकार आगे देखें कि विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जो कि भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ ऐसा क्यों है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इसमें आगे। अगर देखें तो मानसून, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा से हुई है, मौसम से। किससे? मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। और मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। मानसून की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी शब्द से, जो कि मौसम शब्द से हुई, और मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। आगे पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी भारत की जलवायु कैसी? मानसूनी है, क्योंकि इस एशिया महाद्वीप में अगर देखें तो इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य पृथ्वी रूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आइए हम देखते हैं आगे कि दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, तापमान एवं वर्षा को लेकर देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किसी प्रकार की भिन्नता है। आगे पढ़ते हैं। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का लगभग कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि जो तापमान है वहाँ पर राजस्थान के मरुस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें
तो जम्मू कश्मीर के गांव मतलब एक स्थान है पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। गर्मियों की बात करें तो यानी 50 तक यहाँ पहुंचता है सबसे ज्यादा, और सबसे डाउन की अगर बात करें तो पहलगाम में उसी टाइप की गर्मियों की बात होती है। सर्दी का रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो जाता है। अगर सर्दी की समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ग्राम पड़ता है द्रास, और द्रास में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो गर्मियों में सबसे अधिक हमें कहाँ का मिलता है? राजस्थान का। और सबसे कम देखने को देखें तो गर्मियों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम का। अगर सर्दियों की बात करें तो सबसे जो डाउन में होता है वो द्रास में होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो थिरुवनंतपुरम में होता है। आगे पढ़ते हैं इसको। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के अगर मरुस्थल में एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। अब बरसठ की बात करें। अभी तक हमने समझा तापमान के बारे में, अब समझते हैं बरसठ के बारे में। बरसठ के रूप तथा प्रकार ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय के बरसठ अधिकतर हिम के रूप में होता है। देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप होता है। वार्षिक बरसठ में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख में पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगर वर्षा देखें तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर, और लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में अगर देखें तो यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। आगे पढ़ते हैं अब इसमें। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में अगर देखें तो वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। क्या होता है? उत्तरी मैदान में अगर देखें तो वर्षा जो है सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, और यह जो भिन्नता है लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखती हैं। इस प्रकार से आगे देखें कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। तराई क्षेत्र में गोवा, मैंगलोर ढाल वाली छत क्यों होती है। असम में कुछ बांस के खम्भों स्टिल्ट पर क्यों बने होते हैं, यानी असम में बांस के खम्भों पर ये क्यों बने होते हैं, इसको हम लोग आगे समझते हैं। सबसे आप देखते हैं जलवायु नियंत्रण। इसे कैसे नियंत्रण? जैसे किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं, जैसे अक्षांश, तुंगता जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये 6 प्रकार हैं जो कि जलवायु को नियंत्रित करने के कारक हैं। सबसे पहले हम अगर देखते हैं, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, और इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत वृत्तों से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। अगर देखें तो अक्षांशों के अनुसार जो तापमान में अंतर होता है, तो जो तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः, विषुवत वृत्त का जैसे हमारा ये पृथ्वी है, और यह जो बीच की रेखा इसे हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर हमारी कर्क रेखा होती है और नीचे एक मकर रेखा होती है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ध्रुवों की ओर, यानी विषुवत वृत्त से क्या होता है, ध्रुवों की ओर अगर हम बढ़ते हैं, इस प्रकार से इधर को बढ़ते हैं, तो इधर समानता घटता जाता है। जबकि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान जो है कैसा होता जाता है, घटता जाता है ध्रुवों की ओर। अगर जैसे यहाँ से वो इधर की ओर आता है तब भी ये घटता जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र के वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर
निर्भर करता है और इस प्रकार यह तापमान वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है और यह प्रभाव कम होता है। आगे पढ़ते हैं। इसमें होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में बहुत अधिक ठंडी होती है। कहते हैं महासागरीय जो धाराएं हैं वो समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर उदाहरण के लिए देखें कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हो, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, यानी वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। यानी वायु की दिशा जो है समुद्री तट की अगर ओर होती है तो वह गर्म या ठंडी होती है, क्योंकि वो एक महासागरीय जलधाराओं पर डिपेंड करती है। वो अगर ठंडी गर्म जलधारा होगी तो ठंडी ठंडी हो जाएगी और गर्म होगी तो गर्म हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावृक्ष का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों की पवन विमुक्त ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अब उनको एक विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश के बारे में समझते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, यानी कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग जो है वो कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। इसे हम लोग समझते हैं ध्यान से। जैसे ये हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये कर्क, जो अपना देश है भारत, वो इस कर्क रेखा के लगभग मध्य से गुजरा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो ये रेखा है वो कच्छ रन से लेकर पूर्व में अगर हम देखें तो मिजोरम तक इसमें गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग जो है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यानी अगर यहाँ देखें इसका भारत का, तो जैसे एक सेकंड, तो अगर हम एक देखें तो ये जैसे हमारा ऐसे बन गया है, ठीक है। और ये हमारा जैसे भारत है, तो यहाँ जैसे ये लगभग जो है वो यहाँ से जैसे हमारी कर्क रेखा जो गुजरती है तो इस प्रकार से गुजरती है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, जो कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग को, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र में होता है उसे उष्ण कटिबंधीय, यानी जो निचला क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये होता है। और कर्क वृत्त के उत्तर की अगर बात करें, जैसे ये हमारी कर्क रेखा, अगर यहाँ की बात करें हम, तो इसमें क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय होता है। इसलिए भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों विशेषता है। यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी उत्तर की दिशा में हमारी कौन सी जलवायु हो जाएगी, उपोष्ण, और नीचे उष्ण कटिबंधीय। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं ऊंचाई के बारे में। ऊंचाई से समझते हैं ऊंचाई क्या है। ऊंचाई में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग कितने 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। यानी अगर मध्य एशिया में देखें तो इन्हीं पर्वतों के कारण मध्य एशिया में ठंड कम पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं वायुदाब एवं पवनों के बारे में।
भारत में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं पर संचालित होती हैं, जैसे वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु संरक्षण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी अब हम वायुदाब एवं पवनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ट्रेड वाइंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है, और ये ट्रेड वाइंड्स जो है ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय यानी उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है, और यह दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर यानी उष्णकटिबंधीय की ओर। और कोरियालिस बल यानी कोरियालिस बल जो होता है एक बल है का टाइप्स है, कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर क्या करती हैं, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, देखते हैं हम आगे। पहले समझ लेते हैं कोरियालिस बल क्या है। कोरियालिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को हम कैसा, आभासी बल, किसकी, घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो उत्पन्न होता है बल, उसे हम आभासी बल को जो है वो हम कोरियालिस बल के नाम से जानते हैं। इस बल के कारण पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो इस प्रकार से पवनें चलती हैं, इस प्रकार से। और हम यहाँ से अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यह जो हमारी कैसी चलती हैं, बाएं ओर चलती है, इस प्रकार से चलती है और विक्षेपित हो जाए, इसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र आद्वितीय है। कैसा है, एक आद्वितीय है, जो कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर देखें तो आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह कैसी हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है, और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो आंतरिक एशिया होता है उसमें उत्तर पूर्वी भारत के जो ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो वायु की दिशा है पूरी तरह कैसी हो जाती है, एक चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और वायु जो है वो दक्षिण में स्थित हिंद महासागर यानी दक्षिण में जो हिंद महासागर स्थित है उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में, यानी इसके इस एरिया में दक्षिण पूर्वी एशिया दिशा में यह विषुवत वृत्त को पार कर दे। जो विषुवत वृत्त होती है उसे पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। जैसे जब ये चलती है तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब को बहने लगती है। इन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जानते हैं, और ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत का मुख्य भूमि वर्षा करती हैं। और इस प्रदेश ऊपरी वायु पर संचरण पश्चिमी प्रभाव में रहता है, और उस प्रभाव का मुख्य घटक होता है जेट धारा। जेट धारा क्या होता है अब समझते हैं हम लोग। जेट धारा जो है लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। कितने, 27 से 30 अंश जो है उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। इसलिए इन्हें हम कैसे, तो जैसे कि मैंने बताया उत्तर में उपोष्ण और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय, तो इसलिए इन्हें हम कैसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं के नाम से जानते हैं। और भारत में ये जेट धाराएं जो है कब चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है, यानी पूरे वर्ष ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, यानी गर्मियों को छोड़ करके, और वैसे पूरे वर्ष ये
दक्षिण में प्रभावित होती है, हिमालय के दक्षिण में। कौन सी? जेड धारा, जो कि 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश पर है। जेड धारा क्या? देखो फिर से समझते हैं। एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, जो कि 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। जो जेड धारा है वो क्या है? एक हवा है जो कि बहुत ऊंचाई पर चलती है, जो सक्रिय पट्टी में स्थित है वाली पश्चिमी हवाएं, और इनकी गति जो है गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग जेड धाराओं को पहचाना गया, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेड धाराएं हैं। अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेड धाराएं जो है स्थित है उसमें। आगे देखते हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। यानी इसके कारण क्या होता है? उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात आते हैं, और गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेड धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, और एक पूर्वी जेड धारा होती है जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेड धारा के नाम से जानते हैं। और गर्मी के महीनों में यह प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। अब हम लोग समझते हैं कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में। तो सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण जो प्रायः जो है उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसे नाम से पता चलता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं, और यह पूर्वी प्रवाह एक होते हैं और एक भाग होते हैं, एक देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में सुना होगा। जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों में जो विनाश का जो संकेत मिलता है वो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण ही देखने को मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय मानसून के बारे में। भारतीय मानसून के बारे में हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से।